समझा था और मूल अधिकार के संबंध में काफी विस्तृत चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब हमारा जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो अब हम आज की क्लास में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में पढ़ेंगे और उनके संबंध में जानेंगे। तो पहले तो ये जानते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में और किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान का जो भाग है 4 और उसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका वर्णन किया गया है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए, मतलब भारतीय संविधान में इनको ग्रहण किया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्योंकि 1937 में आयरलैंड का संविधान बना था और उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया, जबकि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान जो निर्माण की प्रक्रिया जो है एक तरीके से स्वतंत्रता के समय हुई। 1947 से भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है और भारतीय जो संविधान का जो निर्माण किया जाता है तो विश्व के जो अनेक संविधान है उनका अध्ययन किया जाता है। तो जो अच्छी चीजें होती हैं और जो भारतीय जो एक तरीके से भारतीय जो परिवेश है उसके अनुकूल होती है, राजनीतिक व्यवस्था के अनुकूल होती है, उन चीजों को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया। तो ऐसे ही एक जो भाग 4 के अंतर्गत जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है उनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब हम बात करते हैं ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इनका उद्देश्य क्या है। तो इनका जो मुख्य रूप से उद्देश्य है राज्य भारत में कल्याणकारी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। और ये जो है देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान करते हैं। ये जो है इनका जो उद्देश्य, मेन उद्देश्य है नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान करना है। अगर हम बात करें जो हमारे मूल अधिकार थे, हमारे जो मौलिक अधिकार थे वो हमें राजनीतिक अधिकार प्रदान कर रहे थे और हमारा राजनीतिक उत्थान कर रहे थे और हमको राजनीतिक अधिकार तरीके से दे रहे थे। और हम राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये सामाजिक, आर्थिक जो है न्याय और उसकी बात करते हैं, नैतिक उत्थान की बात करते हैं। जो है नागरिक जो है उनकी सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान को ये बढ़ावा देते हैं। दूसरा जो है देश में वास्तविक रूप से सामाजिक, आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है, क्योंकि राजनीतिक अधिकार अगर आपके पास होंगे तो आपको अपने सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को प्राप्त करने में आसानी होगी। तो एक तरीके से भारत में सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। और ये जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है, आपने संविधान की प्रस्तावना को भी एक डिटेल में पढ़ा था, तो हमारे संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो हमको जो राजनीतिक न्याय तरीके से जो राजनीतिक अधिकार है वो हमारे मौलिक अधिकारों के माध्यम से हमको मिल गए हैं। और जबकि आर्थिक न्याय, आर्थिक और सामाजिक न्याय और जो समानता, स्वतंत्रता और जो न्याय का जो संकल्प जो था वो हमारे नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो एक तरीके से हमारे नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक और नैतिक उत्थान करते हैं और देश में एक सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। और जो लोकतंत्र की स्थापना करते हैं साथ में जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है, जो हमारे जो संविधान का एक तरीके से दर्शन है और वो हमारा संविधान किन चीजों को प्राप्त करना चाह रहा है और वो किन उद्देश्यों को लेकर चल रहा है, उसको भी पाने का प्रयास जो है वो नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से किया गया है। अब हम एक प्रयास करेंगे कि जो इनके पीछे अपनी नीति निर्देशक तत्वों को रखे जाने के पीछे क्या कारण रहा था। तो जैसा कि आप अवगत होंगे कि जो हमारा जो संविधान सभा का जब निर्माण कार्य किया जा रहा था, संविधान सभा तो संविधान का, तो हमारी जो संविधान सभा थी उसके जो है जो संवैधानिक जो सलाहकार थे वी.एन. राव थे। तो जो कि वो संवैधानिक सलाहकार थे तो उनके द्वारा सलाह ये दी गई कि जो अधिकार जो दिए गए हैं, जो जैसे मूल अधिकार दिए गए हैं, तो अगर हम कहें व्यक्ति जो अधिकार हैं, जो व्यक्तियों को जो अधिकार दिए गए हैं उनको 2 श्रेणियों में रखा जाना चाहिए। एक तो ऐसे अधिकार जो
न्यायोचित हो, मतलब जो न्यायालय के द्वारा जिनको लागू किया जा सके। दूसरा, ऐसे अधिकार होने चाहिए जो गैर न्यायोचित हो। तो एक तरीके से जो VN राव द्वारा ये सलाह दी गई, जो व्यक्तियों को जो अधिकार दिए जाएं, वो दो भागों में डिवाइड किया जाए। एक तो वो पहले भाग तो में ऐसे अधिकार हो जो न्यायोचित हो, और दूसरे भाग में ऐसे अधिकार हो जो गैर न्यायोचित हो। मतलब एक भाग में जिनको वैसे अधिकार जिनको कानून द्वारा और ये कहे न्यायालय द्वारा जिनको लागू कराया जा सकता है, और दूसरे ऐसे अधिकार जिनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अगर किसी की अधिकारों का हनन होता है, तो जैसे हमने आर्टिकल 32 में चर्चा करी थी कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, उसकी शरण में जा सकते हैं और उनको लागू करा सकते हैं। लेकिन जो जो हमारे जो 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 गैर न्यायोचित होंगे, अगर उनका हनन होता है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे ही अधिकारों को दो भागों में बांट दिया गया, न्यायोचित और गैर न्यायोचित। तो जो संविधान सभा की जो 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 प्रारूप समिति थी और जो उसके जो संवैधानिक सलाहकार थे VN राव की ये सलाह मानी गई। तो एक तरीके से जो हमारा जो संविधान था उसके भाग 3 में जो हमारे जो जो मौलिक अधिकार है वो न्यायोचित अधिकार के तौर पर रखे गए, और भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को गैर न्यायोचित अधिकार के तौर पर इनको शामिल किया गया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो नीति निर्देशक तत्वों को गैर न्यायोचित या इनको जो है न्याय योग्य क्यों नहीं बनाया गया। तो इसका प्रश्न का जवाब ये है कि जब भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो एक तरीके से हम लोग काफी एक तरीके से गरीब थे और हमारे पास आर्थिक संसाधन नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में जो भाग 4 के अंतर्गत जो अधिकार रखे गए हैं वो उनको लागू करने के लिए जो है राज्य के पास, देश के पास में एक तरीके से पर्याप्त वित्तीय संसाधन होना आवश्यक है। तो और साथ में ही इसके अंदर कुछ ऐसे अधिकारों को भी शामिल किया गया है, ऐसे निर्देशों को भी कुछ को शामिल किया गया है कि वो जो है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो समाज था वो पिछड़ा हुआ था और हमारे और देश में एक व्यापक विविधता विद्यमान थी। अगर उन अधिकारों को लागू किया जाता तो एक तरीके से इन अधिकारों को लागू करने में ही एक तरीके से समस्या उत्पन्न हो जाती। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम आर्टिकल 44 की बात करते हैं, आर्टिकल 44 की बात करते हैं जिसमें समान जो है एक तरीके से समान नागरिक संहिता की बात की गई, तो वो ऐसे समाज में ही उसको स्थापित किया जा सकता है जहां समाज एक तरीके से काफी विकसित हो चुका है। तो ये अगर इनको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता तो समाज में एक तरीके से ये कहते हैं कि इनकी क्रियान्वयन में बाधा पड़ती है और जो है एक तरीके से विकास जो है वो रुक सकता था क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं था। तो सरकार तो जो भारतीय जो संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने इसको राज्य के स्तर पर छोड़ दिया कि राज्य जो है अपनी वित्तीय क्षमताओं के आधार पर इनको लागू कर सकता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल से शुरू करते हैं। तो आर्टिकल जो 36 है हमारा, ये मूल अधिकारों की परिभाषा जो नीति निर्देशक तत्व है उसके संबंध में जो राज्य है उसकी व्याख्या करता है। तो आर्टिकल जो मूल अधिकारों का हमारा आर्टिकल 12 था उसमें भी राज्य की व्याख्या की गई थी। तो हमने आपको पहले भी बताया था। तो वही परिभाषा जो है जो हमारे मूल अधिकारों के संबंध में जो परिभाषा दी गई थी तो और उसी परिभाषा को यहाँ पुनः लिया गया है। और ये परिभाषा जो अनुच्छेद जो हमारे भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दी गई थी उसमें कहा गया था कि राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार एवं संसद, राज्यों की सरकार एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। तो मतलब 4 जो है जो हमारी जो 4 बॉडी है उनको एक तरीके से इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। तो यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है शायद, मैं समझता हूँ। इसको हम जो हमने मूल अधिकार समझा था उसमें हम लोग विस्तृत तरीके से समझ चुके थे। हमने सभी स्थानीय प्राधिकारी के बारे में समझा था। हमारी जो है पंचायती राज सिस्टम है या नगर पालिका, अगर हम नगरों की बात करें तो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत हमने देखा था कि कौन कौन से इसमें हो सकते हैं जिनको संवैधानिक स्तर पर या कानून के माध्यम से जो है एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लागू करने का अधिकार दिया गया था और अपनी तरीके से विधि बनाने की उनको शक्ति प्रदान की गई थी। जैसे हमने बात करी थी जो है सेल की बात करी थी हमने, और कुछ अन्य संस्थाएं भी थी, LIC की हमने बात करी थी। तो एक तरीके से अपने आप एक तरीके से ये जो है अपने लिए कानून बना सकते हैं। इस तरीके से हमने आपको समझाया था सारी चीजें इसमें। अब हम बात करते हैं आर्टिकल
37 की अनुच्छेद 37। तो हमारा जो अनुच्छेद 37 से जो अभी तक मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये न्याय योग्य नहीं है और न्यायालय द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता है, तो उसको भी एक तरीके से हमारे जो है संविधान में आर्टिकल के माध्यम से उसको स्थान प्रदान किया गया है। तो आर्टिकल 37 हमारा ये कहता है कि जो जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि क्योंकि इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है और ये जो हमारे जो है देश में जो है एक तरीके से राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में उसको बनाना है, साथ में जो लोगों के सामाजिक और आर्थिक जो अधिकार हैं उनको भी दिलाना है। तो ऐसी स्थिति में जो निर्देश जो जो थे वो ये एक तरीके से राज्य को ये एक तरीके से निर्देशित किया गया कि वो जो नीति जो अपनी जो नीति बनाएगा, जो शासन अपने जो भी अपने कार्य करेगा, जो भी तो उसमें इनको जो है मूलभूत स्थान देगा। एक तरीके से इनको वो है इनका संज्ञान लेकर ही एक तरीके से कोई भी जो है वो विधि बनाएगा या कोई भी कानून बनाएगा या कोई भी योजना बनाएगा, तो इनको इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। साथ में ही ये भी कहा कि अगर कोई भी जो मंत्रालय है एक तरीके से जितने भी हमारे मंत्रालय हैं इनकी अवहेलना नहीं कर सकते, किसी भी कानून के निर्माण में इनकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं। तो कानून बनाते लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो एक तरीके से राज्य पे ये कर्तव्य डाल दिया गया कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं इनको जो भी आप कानून बनाएंगे, जो भी योजना बनाएंगे, उन इन तत्वों को ध्यान में करना है, लोगों के लिए कार्य करना, लोगों को सामाजिक न्याय देना है, लोगों को आर्थिक न्याय देना है और राज्य को जो एक तरीके से लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में आपको जो है रखना है। तो इसीलिए आर्टिकल 37 में एक तरीके से ये संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था भी कर दी गई, क्योंकि ये न्याय योग्य नहीं, हम इनको न्यायालय द्वारा एक तरीके से बाध्यता नहीं डाल रहे हैं कि न्यायालय इनको लागू करे ही करे, क्योंकि भारत की स्थिति ठीक नहीं थी और ऐसा समाज जो है पिछड़ा हुआ था। अगर उनको लागू करते तो एक तरीके से बाधा ही। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं देश के शासन में मूलभूत स्थान तो रखते ही रखते हैं, लेकिन राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो कानून बनाने में इन तत्वों को ध्यान में रखे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 38 की। तो आर्टिकल एक चीज मैं यहाँ पे और स्पष्ट कर देता हूँ कि स्पष्ट रूप से अगर हमारे संविधान में देखा जाए तो इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है कि इनको स्पेशल अलग से कोई डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम देखें कि जो हमारे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व अगर उनकी प्रकृति देखें तो उनको आप एक तरीके से अपने स्तर से उनको डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो है किस आदर्श से प्रेरित हैं। तो हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व जो रखे गए हैं उनको समाजवादी, गांधीवादी या उदारवादी कहा गया है, उदार बुद्धिजीवी, और कुछ ऐसे भी हैं जो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित हैं और कुछ लोक कल्याण से संबंधित हैं। तो इस तरीके से इनको परिभाषित किया गया है। तो वो हम आगे जब चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे कि वो किस वर्गीकरण के अंतर्गत वो सम्मिलित किया जाता है। तो जैसे कि आर्टिकल हमारा 38 कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। तो एक तरीके से हम यहाँ कह रहे हैं कि लोक कल्याण मतलब जो लोगों के कल्याण की अभिवृद्धि की, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक और जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना। क्योंकि अगर समाज में जो सभी को अगर समान तौर पर सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, या अगर हम बात करें अगर आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा, अगर आर्थिक अगर क्षेत्र में लोग जो है पिछड़े, एक अगर समाज की हम बात करें तो एक के पास बहुत अधिक पैसा है और दूसरे के पास बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल गरीब है, ऐसी अगर सामाजिक स्थिति की बात करें, समाज में अगर समानता एक तरीके से विद्यमान नहीं है, सामाजिक न्याय नहीं है, अगर किसी के साथ न्याय की जगह अन्याय हो रहा है, तो और साथ में उसको अगर किसी को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है, तो ऐसी जो एक तरीके से इनका उद्देश्य ये था कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के द्वारा जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना और सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना। तो एक तरीके से हमारा जो 38 ये कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना। अब क्योंकि ये समाज और सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, तो आर्टिकल हमारा 38(2) ये कहता है कि राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा।
राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, साथ ही प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो आय की असमानता से आप समझ रहे होंगे कि क्योंकि जो अगर हम बात करें कि अगर हमारे देश में देखा जाए कि जो हमारी जो जो एक तरीके से भारत की जो संपत्ति है, एक तरीके से हम बात करें तो वो कुछ ही लोगों के हाथ में एक तरीके से केंद्रित है। अगर हम बात करें जो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका अगर 90% हम अलग कर दें और जो 10% लोग हैं तो उनके पास ही हमारी जो देश की जो कुल एक तरीके से जो अगर हम संपत्ति की बात करें तो वो जो है 90% उनके पास वो चली जाती है, 80 से 90% उनके पास है और 90% जो है और जो 90% लोग हैं उनके पास मात्र जो है वो 10% है। तो जो भारत में जो आय की असमानता है उसको एक तरीके से राज्य द्वारा उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही जो प्रतिष्ठा की, अवसर की और जो सुविधा की जो असमानता है उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा इसके माध्यम से। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 39 की। तो 39 जो है एक तरीके से अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसके अंतर्गत काफी सारी चीजों को समाहित किया गया है और इस आर्टिकल से कोई ना कोई एक प्रश्न हमेशा बनता है क्योंकि इसके अंतर्गत जो आर्टिकल के अंतर्गत जो है एफ तक जो है चीजों को सम्मिलित किया गया है। एफ तक जो है एक तरीके से सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कही गई है। तो पहले हम आर्टिकल 29 के कुछ जो क्लॉज हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो आर्टिकल 39 ये कहता है कि राज्य अपनी नीति को इस तरह से लागू करेगा कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो ये बेसिकली ये कहता है कि जो राज्य होगा वो जो प्रत्येक नागरिक की बात कही गई है तो यहाँ पर तो सभी नागरिकों की बात कही तो प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से आजीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो राज्य जो एक तरीके से ये भेदभाव नहीं कर सकता। अगर हम जो है आजीविका के साधनों की बात करें, अगर हम चाहे वो सर्विस सेक्टर की बात करें, नौकरियों की बात करें, तो राज्य जो है ये प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि सिर्फ पुरुषों को ही जो है नौकरी प्राप्त करने का अधिकार होगा, महिलाओं को अधिकार प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। तो राज्य जो है अपनी जो नीति जो इस तरीके से बनाएगा अपनी जो नीतियों को इस तरीके से लागू करेगा कि सभी जो प्रत्येक स्त्री और पुरुष जो है उसको समान रूप से अपने जो है जीविका के पर्याप्त जो साधन है उनको मिल सके। तो एक तरीके से हमारा आर्टिकल जो 39 का है, 39A है, जो ये कहता है कि राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। आर्टिकल जो 39B है ये कहता है कि जो देश के जो भौतिक संसाधन है, राज्य जो है देश के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। अर्थात सामूहिक हित के लिए जो समुदाय की जो भौतिक संसाधन है उसका समान वितरण। अगर भौतिक संसाधनों की बात करें तो जितने भी हमारे एक तरीके से आप इसके अंतर्गत आप चाहे वो संपत्ति हो या अन्य चाहे हमारे मिनरल्स हो, आप कुछ भी रख सकते हैं इसके अंतर्गत। तो जो भौतिक जितने भी संसाधन हैं उसके समान रूप से उनका वितरण की बात करी गई है और उनका जो एक तरीके से जो संकेंद्रण है, उनके जो स्वामित्व और जो नियंत्रण है उसको एक तरीके से एक संकेंद्रण जो एक व्यक्ति के हाथ में उसको जाने से रोकने का जो है इसके माध्यम से राज्य प्रयास करेगा। और आर्टिकल जो हमारा 39C जो ये कहता है कि जो धन है और जो संपत्ति है और जो उत्पादन के साधन है उसको संकेंद्रण को रोकने का प्रयास करेगा। तो राज्य जो है इस बात का भी ध्यान रखेगा कि जो संपत्ति है और जो धन है और उत्पादन के जो साधन है उसका केंद्रीकरण ना हो और उसका जो सार्वजनिक जो हित है उसका किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचे। तो जैसे अगर हम छोटा सा एग्जांपल दें, जो है 2015 या 16 में जो है विमुद्रीकरण किया गया, तो जैसे डिमोनेटाइजेशन किया गया, तो उससे हम एग्जांपल से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि धन या संपत्ति की बात कही गई है तो कहीं ऐसा ना हो कि जो धन का जो संकेंद्रण एक ऐसे व्यक्तियों के हाथ में हो गया, अगर वो ब्लैक मनी के तौर पर, तो वो धन का ही संकेंद्रण है कुछ लोगों के हाथ में, चाहे वो एक तरीके से ब्लैक मनी के तौर पर रहा हो। तो उत्पादन के साधनों की हम लोग बात करें तो जो अधिकांश जो संस्थाएं हैं सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो संसाधन है, जो उत्पादन के जो संसाधन है उनका केंद्रीकरण किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के पास ना हो और उसको रोकने के लिए सरकार द्वारा कानून भी बनाए गए हैं। तो
जो राज्य है वो ऐसी व्यवस्था करेगा कि धन और जो उत्पादन के साधन है उनका संकेंद्रण जो है एक मतलब जो है एक जगह ना हो और उसका सार्वजनिक हित में किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचे। इस संबंध में सरकार द्वारा समय समय पर कानून भी बनाए गए हैं, वो हम अभी आगे से चर्चा करेंगे उस संबंध में क्या क्या कानून बनाए गए सरकार द्वारा। जैसे अगर हम वित्तीय संसाधनों के संकेंद्रण की बात करें, जैसे अगर बैंकों की बात करते हैं तो सरकार ने वित्तीय संसाधनों की जो जो केंद्रीकरण को रोकने के लिए, जैसे हम बात करें कि बैंकों का पहले जो बैंक जो होती थी वो प्राइवेट सार्वजनिक सेक्टर की बैंकें बहुत कम थी, जो प्राइवेट बैंकें होती थी वो तो कुछ ही लोगों के हाथ में होती हैं। तो सरकार द्वारा क्या किया कि जितनी भी हमारी बैंकें थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो जो हमारे जो एक तरीके से जो संपत्ति के साधन है और उत्पादन के साधन है, जितनी भी हमारी पीएसयू जो होती हैं, सरकार समय समय पर उनका राष्ट्रीयकरण करती रहती है। तो एक तरीके से वो हमारे राज्य की संपत्ति है, तो उनका संकेंद्रण जो है किसी एक व्यक्ति या एक संस्था के साथ नहीं होता है। तो अगर हम बात करें जीवन बीमा जो हमारी LIC है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, हमारी 14 बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, सामान्य बीमा का जो थी जनरल बीमा है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऐसी बहुत सारी जो संस्थाएं हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया गया और जो संपत्ति और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण को रोका गया। अब हम बात करते हैं 39D की। 39D तो ये कहता है कि पुरुष और जो स्त्रियां हैं उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 39D के तहत कहा गया कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि स्त्री और कोई भी मतलब व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसको समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। तो ये व्यवस्था एक तरीके से देखा जाए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, उसमें किसी भी आधार पर ये भेद नहीं किया जा सकता कि वो महिला है या पुरुष है, या वो व्यक्ति जो है 8 घंटे काम करता है या वो 10 घंटे काम करता है। सभी के लिए काम के घंटे निर्धारित हैं और सभी को जो है समान वेतन मिलता है। अगर सरकारी नौकरी में आप बात करें तो जो एक ग्रेड पेपर समान रूप से होते हैं, उनके समान पद होते हैं, तो उनको जो है समान वेतन मिलता है, क्योंकि वो जो है कार्य वो लोग समान कर रहे हैं। अगर कोई क्लरिकल कैडर में है तो वो उस कैडर के अनुसार उसको वेतन मिलेगा, अगर कोई जो है कोई अधिकारी कैडर में तो उसको अधिकारी कैडर मिलेगा। तो एक तरीके से अगर कोई समान पद पे है और समान तरीका का वो अगर कार्य कर रहे हैं तो उनको जो है वेतन जो है वो समान मिलेगा। तो स्त्री या पुरुष में, और इस आधार पर इसमें भेद नहीं किया जाएगा कि वो स्त्री है या पुरुष है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसको समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था राज्य द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। और इस संबंध में सरकार द्वारा एक कानून भी बनाया गया है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में सरकार द्वारा पारित किया गया। तो एक तरीके से कोई भी चाहे संस्था, चाहे वो सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो, वो जो है अगर देखा जाए तो स्त्री और पुरुष में अगर वो जो है समान जो है कार्य कर रहे हैं तो उनको वेतन देने में वो असमानता का भाव नहीं कर सकता है। आर्टिकल जो है 39 का ई ये कहता है कि कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को बलात् श्रम से ये साधारण की जगह सुरक्षा हो जाएगा, बलात् श्रम से सुरक्षा। तो कर्मकारों को हम यहाँ बात करेंगे तो कर्मकार मतलब हमारे जो श्रमिक जो हैं, श्रमिक व्यक्ति जितने भी है, चाहे वो स्त्री हैं या पुरुष हैं, तो जो हमारे कर्मकार हैं उनके स्वास्थ्य और उनकी शक्ति और बालकों को वो जो बलात् जो श्रम है उससे सुरक्षा। तो राज्य जो है ऐसी व्यवस्था करेगा, ऐसी नीतियां बनाएगा कि जो हमारे जो श्रमिक हैं और जो हमारे जो जितने भी जो व्यक्ति के अंतर्गत हम स्त्री और पुरुष दोनों को रखते हैं, कि वो कोई मतलब ऐसे एक तरीके ऐसी व्यवस्था बनाएगा और कोई भी व्यक्ति जो है उनको एक तरीके से उनको ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आय है, उनके स्वास्थ्य है, उनकी शक्ति के अनुकूल ना हो। और ऐसे ही बालकों को बलात् श्रम से सुरक्षा प्रदान की गई, क्योंकि जो अगर हम बात करें, हमने आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत हम लोगों ने बात करी थी, जिसमें बच्चों के बलात् श्रम पर एक तरीके से जो है रोक की बात कही गई और वो हमारे एक तरीके से वो मूल अधिकार के अंतर्गत उसको शामिल किया गया। तो यहाँ भी ये कहा गया है कि राज्य
ऐसी नीतियां बनाएगा कि जो हमारी जो कर्मकार हैं, जो हमारे जो श्रमिक हैं, उनको ऐसे उद्योगों में न जाना पड़े जो उनकी स्वास्थ्य और जो शक्ति के प्रतिकूल हो, और साथ में ही बालकों का जो जो उनको बलात् जो श्रम है उससे भी उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। तो इस संबंध में सरकार द्वारा बहुत सारे कानून पारित किए गए हैं। तो अगर इस संबंध में हमने कानून को हमने मूल अधिकार में भी देखा था, हमने जब वहां बात करी थी, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, तो कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा 1948 में बनाया गया था, तो इसके माध्यम से सरकार ने ये कहा कि एक न्यूनतम मजदूरी जो है वो रखी गई है कि इससे कम मजदूरी अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है, अगर किसी जो है, जैसे हम मनरेगा की बात करें, तो मनरेगा में सरकार द्वारा एक समय समय पर मजदूरी निर्धारित की जाती है। कभी 210 रुपए निर्धारित है, तो कभी 215 रुपए सरकार द्वारा बढ़ा दी जाती है, किसी राज्य में 185 रुपए है। तो ये तरीके से उससे कम मजदूरी जो है किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। अगर देते हैं तो वो उसकी जो जो कार्य कर रहा है, जो उसकी जो अपनी जो श्रम शक्ति लगा रहा है, उसका वो दुरुपयोग होगा। तो समय पर सरकार द्वारा इस संबंध में और भी कानून बनाए गए, जैसे कारखाना अधिनियम मैंने आपको बताया था, कारखाना अधिनियम पारित किया गया था, खान अधिनियम पारित किया गया। तो ये बच्चों और जो श्रमिक है उनकी जो शक्ति है और बच्चों के जो बलात् श्रम है उसको रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया था। साथ में एक मैंने ये भी बताया था कि 2016 में सरकार द्वारा बाल श्रम निषेध और एवं विनियम अधिनियम एक बनाया था, जिसके माध्यम से 16 जो उद्योगों को उसमें पहचान की गई थी कि उसमें बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता। अगर कोई करेगा तो उसके संबंध में उसको दंड दिया जाएगा, और दंड दोनों ही थे, उसमें अर्थदंड भी था और जो है उसको कारावास का भी था। तो इस संबंध में सरकार द्वारा समय समय पर कानून बनाए गए। तो आर्टिकल हमारा जो 39F ये कहता है कि बालकों को स्वस्थ विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो ये, हाँ, तो सरकार द्वारा समय समय पर इस तरीके से, ये क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारे देश का भविष्य है, तो सरकार का ये उद्देश्य है कि बच्चों हैं, जो हमारे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको जो है जो स्वस्थ विकास के अवसर उनको उपलब्ध कराए जाएं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो बच्चे हमारे हैं, जो नवयुवक हैं, उनका जो शोषण हो, तो सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। और इस संबंध में हम देखें कि छोटे, अगर हम बात करें कि सरकार के स्तर पर, चाहे हम आंगनवाड़ी केंद्रों की बात करें या अन्य की बात करें, तो उनका उद्देश्य यही है कि जो छोटे हमारे बच्चे हैं उनको स्वस्थ विकास के अवसर दिए जाएं। जैसे अगर पोषण की हम लोग बात करते हैं, तो आंगनवाड़ी के द्वारा बच्चे जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको पोषण आहार उपलब्ध कराया जाता है। तो ऐसी ही सरकार द्वारा व्यवस्थाएं अपनी जो है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से की गई है। अब हम बात करते हैं, ये आर्टिकल हमारे जितने भी 39 के अंतर्गत हमारे ABCDE और F तक थे। उसके बाद हमारा आर्टिकल 44वें अमेंडमेंट के माध्यम से ये 42वें जो है एक तरीके से जो संविधान संशोधन हमारा था, उसके माध्यम से जोड़ा गया था आर्टिकल 39A। इसमें यह कहा गया था कि जो राज्य है ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि जो हमारे गरीब हैं उनको निःशुल्क विधिक सहायता मिल सके। तो न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्ध कराने की बात जो हमारा राज्य करता है। तो ये बाद में आर्टिकल जोड़ा गया था 42 में संविधान संशोधन के माध्यम से ये जोड़ा गया कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा कि जो हमारे जो गरीब लोग हैं और जिन तक जो न्याय तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि न्याय अपने आप में एक बहुत महंगा है, क्योंकि कुछ वैसे व्यक्ति होते हैं जो वकील हैं उनका, या ये कहें अधिवक्ता हैं, उनका खर्चा वहन नहीं कर पाते। तो एक न्याय जो एक लंबी प्रक्रिया है। तो ऐसी स्थिति में जो गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो इस संबंध में सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया था 1987 में, और इसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया कि जो गरीब हैं उनको निःशुल्क एवं उचित कानूनी सहायता मिले। हम अगर बात करें, जैसे लोक अदालतें बनाई गई हैं, तो वो भी एक तरीके से इसी के अंतर्गत है। वो भी लोगों को निःशुल्क एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए ही है। तो जो एक तरीके जो छोटे छोटे जो विवाद होते हैं, तो उनके माध्यम से जो छोटे विवाद होते हैं लोक अदालतों में जाते हैं, और उनके माध्यम से उन विवादों को निपटाया जाता है। तो वहां भी जो एक तरीके से लोक अदालतें होती है, वहां भी निःशुल्क एवं जो है विधिक सहायता लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। तो हमारा आर्टिकल 39 जो है, और 39A तरीके से देखा जाए तो राज्य पर बहुत सारे कर्तव्य आरोपित कर देता है, और इनका जो उद्देश्य है वो
सामाजिक जो है समाजवादी जो हमारी जो राज्य की व्यवस्था है, समाजवाद, जो कि हमारे अगर हम बात करें हमारे जो प्रस्तावना में ही कहा गया है, तो उसको स्थापित करना है। तो जैसे हमने अभी बात करी थी कि आपको बताया था कि इनका वर्गीकरण तो संविधान में नहीं किया गया, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि कौन हमारी समाजवादी व्यवस्था से, कौन गांधीवादी से है और कौन जो है उदार बुद्धिवादी थे। तो हमारा जो आर्टिकल 39 जो है वो हमारा आर्टिकल 38 और 39 जो है हमारा वो समाजवादी व्यवस्था से है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 40 की। तो अनुच्छेद 40 के बारे में जो है एक तरीके से यहाँ दे रखा है इसमें। ये हमारा आर्टिकल जो 40 है ये हमारा गांधीवादी जो हमारी जो विचारधारा है और गांधीवादी जो गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित है, क्योंकि गांधी जी जो थे हमारा, उनका कहना ये था कि भारत जो है वो गांव में बसता है। तो वो गांव के एक तरीके से गांव के स्तर पर और गांव के विकास पर उनका बहुत ज्यादा जोर था। तो अगर बात करें तो आर्टिकल हमारा जो 40 है वो गांधी जी की जो विचारधारा है उसको ही कार्यान्वित करने के उद्देश्य से ये आर्टिकल इसके अंतर्गत ये प्रावधान रखा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के योग्य बना सके। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं भारतीय जो है भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो भारत में संघवाद को अपनाया गया। भारत में जैसे हमने बात करा भारत में जो संघीय व्यवस्था को अपनाया गया, तो संघीय व्यवस्था के लिए हमने बात करी थी कि इसका जो मेन जो लक्षण होता है वो शक्तियों का बंटवारा होता है। तो भारत में जो शक्तियों का बंटवारा है वो किस किस के बीच में, वो केंद्र और राज्य के बीच में। मतलब संघवाद के अंतर्गत दो सरकारें होती हैं, एक तो केंद्र स्तर पर सरकारें होती है और एक राज्य के स्तर पर सरकारें होती है, और उनके बीच में जो होता है वो शक्तियों का बंटवारा होता है। तो अभी तक हम बात करें कि जो अनुच्छेद 40 के अंदर जो व्यवस्था दी गई है उसको सरकार द्वारा जो है पूरी तरीके से एक तरीके से लागू नहीं किया गया था, लेकिन जो हमारे जो संविधान लागू हुआ था स्वतंत्रता के बाद से, इस दिशा में प्रयास निरंतर तौर पर जारी थे कि ग्राम पंचायतों का जो है गठन किया जाए और उनको संवैधानिक अधिकार प्रदान किया जाए। तो अगर हम इस चीज को देखें तो हम जो संघीय व्यवस्था की बात कर रहे थे तो केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर। भारत में अगर देखा जाए जो भारत में जो हमारा जो संविधान एक तरीके से वो थोड़ा उससे और आगे चला जाता है। भारत में जो संघीय व्यवस्था को एक तरीके से अपनाया गया है वो त्रिस्तरीय स्तर पर अपना लिया गया है। अगर हम बात करते हैं वो केंद्र के स्तर पर भी शक्तियां हैं, राज्य के स्तर पर भी है, और वो गांव के स्तर पर भी जो है शक्तियों को रखा गया था। एक तरीके से भारत में त्रिस्तरीय जो है संघीय व्यवस्था है। तो जब अब हम देखते हैं कि जो पंचायतों को जो गठन की बात कही जा रही थी, लेकिन उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, उनको संवैधानिक अधिकार उनको नहीं दिए गए थे। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसको 24/4/1993 को उसको लागू किया गया था, द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्योंकि अब एक तरीके से ये भी जो पंचायती राज जो संस्थाएं हैं हमारी, ये संवैधानिक इनको दर्जा दिया गया है। और इनके संबंध में हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें पंचायती राज व्यवस्था थी, तो उसके संबंध में हमने स्थानीय स्वशासन था, तो स्थानीय स्वशासन में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में काफी डिस्कस जो है हमने परिचर्चा की थी उस संबंध में। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जिसको 24/4 ये डेट पूछी जाती है कि भारत में पंचायती राज जो दिवस है वो कब बनाया गया था, तो 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और भारतीय संविधान जो था उसमें भाग 9 को जोड़ा गया और साथ में उसमें 16 नए आर्टिकल जोड़े गए, जो आर्टिकल 243 से 243 ओ तक जोड़े गए, और साथ में ही संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और उसमें 29 विषय, ये कहें कि 29 जो है जो हमारी जो ग्राम पंचायत है उनको 29 विषय ऐसे दिए गए जिसके संबंध में वो कानून बना सकती है। तो यहाँ हमने देखा कि एक तरीके से ये जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल जो हमारा जो 40 जो बात करता है वो ग्राम पंचायतों की बात करता है और ये गांधीवादी जो हमारे आदर्श थे उनसे प्रेरित था। तो आज हम यहीं तक करेंगे और इस संबंध में अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।